अब हम बात करते हैं, सबसे पहले इक्विलिब्रियम क्या होता है मैं समझाऊंगा, लेकिन पहले कुछ थोड़ी बहुत चीजें जो है मैं बेसिक समझा देता हूं, फिर धीरे धीरे आपको सारे समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं समझाता हूं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। जैसे मैंने क्या करा कि एक रिएक्शन लिखा, अब आपके सामने क्या है कि आप क्या कर सकते हो कि अलग अलग रिएक्शन को अलग अलग तरीके से लिख सकते हो। जैसे मैं आपको कहूं कि मैंने कहा कि भाई नाइट्रोजन को अगर मैंने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराया तो क्या बन गया, आपका अमोनिया बन। यस अब इस तरीके में दिक्कत क्या है कि आपका पता नहीं है ना कि नाइट्रोजन कितना है, कितने से नाइट्रोजन बना। इसी चीज को सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे N2 प्लस 3H2 इक्वल टू क्या हो जाता है, आपका 2NH3। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। यही आपका क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, ओके। क्योंकि सर इसमें क्या दिक्कत है, इसमें आपको पता लग रहा है गैस है, ठीक है, और यहां पे हमें पता लग रहा है कि क्या है आपका, भी मैं फिलहाल मान ले रहा हूं कि गैसेस स्टेट में ही है। तो इससे गैस भी पता लग रहा है कि नाइट्रोजन के कितने मोल है, यहाँ पे 1 है, 3 है, 2 है, लेकिन इसमें नहीं चल रहा था। इसीलिए हमने क्या करा कि किसी भी रिएक्शन को उसको केमिकल के फॉर्म में लिखना ज्यादा पसंद किया। अच्छा मुझे बताइए कि यहाँ पे N2 एंड 3H2 क्या है, रिएक्टेंट वेरी गुड। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट प्रोडक्ट कहते हैं। वेरी गुड। ये याद रखना कि जो रिएक्टेंट होता है वो हमेशा कहाँ लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट साइड में लेफ्ट हैंड साइड में। वेरी गुड। और जो प्रोडक्ट है उसको कहाँ लिखा राइट जाता हैंड है, साइड मैं RHS लिख दूं, समझ जाओगे। यस सर ओके। यस सर अच्छा मैं आपसे ना एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मुझे बताइएगा H2 प्लस O2 से मैंने एक रिएक्शन बनाया H2O, यहां पे H2O प्रोडक्ट है। फिर मैंने क्या करा कि H2O से H2 प्लस O2 बनाया, तो यहां पे मुझे बताइए H2 क्या है, प्रो रिएक्टेंट प्रोडक्ट। रिएक्टेंट ये यहाँ पे भले प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका, रिएक्टेंट है। क्यों, रिएक्टेंट यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रेजेंस में H2 प्लस O2 के फॉर्म में क्या हो रहा है, टूट रहा है। इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं, आपका जो है इस प्रकार से जो है इसको H2 को रिएक्टेंट कहेंगे, और इन दोनों को यहाँ पे क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि कई बच्चे क्या करते हैं कि अगर सेम प्रोडक्ट इधर आते तो इसको भी प्रोडक्ट कह देते। नहीं, आपको ये देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, अगर होगा तो उसको रिएक्टेंट कहिएगा, राइट हैंड साइड में क्या है तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, प्रोडक्ट कह देंगे। ठीक है, बेसिकली टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की हम बात करते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या कहता है, ऑन द बेसिस ऑफ हीट एंड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ हीट में ये जो है ना दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्सोथर्मिक, दूसरा क्या होता है, इंडोथर्मिक। मैंने आप सभी को बताया था कि एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव ठीक है। आपको मैंने कहा था एक्सोथर्मिक मतलब क्या होता है, हीट रिलीज होता है, अब्सॉर्ब होता है। रिलीज तो यहाँ पे हमने क्या कहा था कि ये नेगेटिव होगा। एंडोथर्मिक में डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। ओके, हम सबसे पहले बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हीट। अगर जब उसका डेल्टा एच नेगेटिव होगा, इसका मतलब है कि हीट क्या होगा, रिलीज होगा। मैं लिख भी देता हूं, हीट रिलीज होगा।
ओके, अगर इसका मतलब क्या है, हीट Absorb. एब्जॉर्ब। वेरी गुड। तो ये तो आपको समझ गया। मैंने आपको कहा था कि आप हीट को ऐसे याद रखना कि आपको पैसा देगा तो आप क्या हो जाओगे, आप खुश हो जाओगे, तो यानी कि पॉजिटिव हो जाओगे। तो इस प्रकार से मैंने कहा था कि याद रखना कि हीट के टर्म को आप पैसे से मानना, आपको दे रहा है तो आप खुश, नहीं दे रहा है तो आप क्या हो जाओगे, आपसे ले लेगा तो दुखी होगा। मैं आपको इसको समझाता हूं। मेरे पास है इंडोथर्मिक रिएक्शन, हमारा पहला इंडोथर्मिक है ना, हाँ, इंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, इंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी क्या होगी, Absorb. एनर्जी इज एब्जॉर्ब। Absorb. ठीक है, यहां पे एनर्जी क्या हो जाएगा, आपका एब्जॉर्ब हो जाएगा। अच्छा, जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगा तो किसका एनर्जी ज्यादा होगा, रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का? प्रोडक्ट। ओके, Product. ठीक है Reactant. भाई, ठीक है, ओके। हमारे साथ एक साइड में इंथैल्पी लिख देते हैं और एक साइड रेट ऑफ फेज लिख देते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको सारी बातें समझा रहा हूं। इंथैल्पी एंड जो है स्टेट ऑफ रिएक्शन। ओके, ठीक है, अब ध्यान सुनना। अगर मैंने क्या कहा कि इंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है कि एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, मैंने मान लिया कि कोई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, कब बनेगा, जब इसमें एनर्जी ऐड करेंगे, रिएक्टेंट को एनर्जी दोगे तो प्रोडक्ट बनेगा। इसका मतलब है हीट जो होगा वो किसका ज्यादा होगा, प्रोडक्ट का। किसके कंपैरिजन में, एचआर के कंपैरिजन में। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. फिर से ध्यान Yes, सुनिए। sir. मैंने क्या कहा कि भाई इंडोथर्मिक का मतलब होता है एनर्जी अब्सॉर्ब करना। पहले रिएक्टेंट एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, पहले कम था, और जैसे ही एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट का एनर्जी Product क्या हो में. जाएगा, हाँ, ज्यादा हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, मेरे पास यहाँ पे ये कोई रिएक्टेंट है और यहाँ पे ये क्या है, कोई प्रोडक्ट है, और ये एनर्जी लेगा और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बना देगा। ठीक है, ये जो चेंज आया यहां से यहां, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा एच कह देते हैं। ओके, और हमने कहा कि भाई जो हम लिखते हैं किसी का भी हीट, तो चेंज इन हीट क्या हो जाएगा, HP माइनस HR, यही तो लिखते हैं। आपको मैंने पहले थर्मोडायनेमिक्स में बताया था कि चेंज इन एंथैल्पी का मतलब क्या है, प्रोडक्ट का एनर्जी माइनस रिएक्टेंट का एनर्जी। अगर यहाँ पे प्रोडक्ट का, सॉरी, यहाँ पे रिएक्टेंट का एनर्जी क्या है, कम है, जैसे यहाँ पे देखिए ऐसे, इसको मैंने मान लिया 5, मैं इसको जो है इस कलर से लिख देता हूं, यहाँ पे 5, और इसकी एनर्जी को मैंने मान लिया, मैंने यहाँ पे इसकी एनर्जी को क्या मान लिया, ये करीब करीब कितना है, 10 है। ओके, अब देखो प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, अगर इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी कम है, इसका मतलब है डेल्टा एच कैसा आ गया, पॉजिटिव, यानी कि इसके अंदर चेंज ऑफ हीट एनर्जी कितना आ गया, पॉजिटिव आ गया। ओके, आपको मैंने बताया था कि अगर एनर्जी ज्यादा होगी, अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम. कम होगी। ठीक है, अगर उसकी एनर्जी ज्यादा होगी तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम होगी। ऐसे समझिए, मान लेते हैं कि सपोज कीजिए आप लोगों को आपके मम्मी पापा ने 100 रुपए दिए, आप खुश हो जाएंगे कि आज हम स्कूल में जाएंगे, ये वाला चॉकलेट खाएंगे, या हम जो है रेस्टोरेंट में जाएंगे, पिज्जा खाएंगे, पता नहीं क्या क्या खाएंगे। आपकी
जो, या आप कोई कहेगा कि मैं सर पेन लूंगा, कॉपी लूंगा, या जो भी हो, तो उनका जो है स्टेबिलिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है एज जो चीज वो परचेज करना चाह रहा है। कभी कहते हैं ना कि दुकान में जाते हैं कि तू ये खरीदू कि ये कर दू वो कर दू, पता नहीं लगता है। कभी कभी मन कर लेता है कि दुकान ही खरीद लूं, लेकिन उतने पैसे नहीं होते तो उतना दूर हम लोग नहीं सोच पाते। लेकिन जिसके पास होता है तो क्या करता है, एक की जगह दो खरीद के लिए आता है। आप अगर कभी ऐसा फील किए होंगे कि आप जो है कभी पापा उपा के साथ जो है या मम्मी के साथ जो है मॉल गए, वहां पे जाते हैं हम लोग क्या करने के लिए, कि जो है एक चम्मच खरीदने के लिए, और जो है ले आते हैं क्या, बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो उसी तरीके से क्या होता है कि वो सारी चीजें हो जाती हैं। अब जैसे मान लो कि कभी कभी मैं एक एग्जांपल के रूप में देता हूं, जैसे एक आदमी है ए और दूसरा है बी, या मैं मान लेता हूं इसको समझाने के लिए हस्बैंड वाइफ का। यहाँ पे एक हस्बैंड है और एक वाइफ है। अब जो है वाइफ ने कहा कि आपके लिए चलते हैं, हम लोग जो है मॉल से कुछ खरीद के लेके आते हैं, सपोज कीजिए। अब जैसे ही गए तो वहां पे इन्होंने क्या करा कि कुछ चीजें पसंद आ गई, तो इन्होंने परचेज कर लिया, और फिर जो है इनके लिए जो है जो खरीदने गए थे वो खरीदा ही नहीं। जिस कारण से फिर से क्या कहते हैं कि अब नेक्स्ट संडे जो है चलेंगे। तो खैर, तो यहाँ पे क्या हो गया कि जितना ज्यादा आपके पास एनर्जी होगी तो उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो रिएक्टेंट की एनर्जी कम है या फिर रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, तो रिएक्टेंट जो है वो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल, more stable than प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है प्रोडक्ट की, इसीलिए रिएक्टेंट जो है मोर स्टेबल होगा देन प्रोडक्ट। क्या ये सारी बातें आपको समझ में आ गई? Yes, sir. ओके, अब यही सारी बातें लिखी हुई है। द रिएक्शन विच इज हीट एब्जॉर्ब कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। हाँ जी, किन्हीं को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, अब ये रिएक्टेंट की एनर्जी थी, ये प्रोडक्ट की एनर्जी थी, इसको चेंज इन कहते हैं, और इसका जो वैल्यू क्या हो जाएगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करते तो पॉजिटिव हो जाता है। ये सारा का सारा कहां पे हो रहा है, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड जो है टेम्परेचर पे हो रहा है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या हो गया कि स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट जो है वो ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, स्टेबिलिटी Product. ऑफ प्रोडक्ट के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि आपको जब उसकी एनर्जी ज्यादा होगी तो बॉन्ड को ब्रेक करने में, जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि किसी के साथ झगड़ा होता है तो हमारा क्या हो जाता है, दूरी बन जाता है। ठीक है, Yes, sir. होता है कि नहीं? हाँ, अगर जब आपको किसी से बॉन्ड तोड़ना है तो हम लोग क्या करते हैं, झगड़ा करते हैं कि आज से जो है हमारा तुम्हारा दोस्ती खत्म। कभी आप लोगों ने ऐसा किया होगा कि किसी के साथ नहीं रखना, ये मेरे से अच्छा से बिहेव नहीं करता, या मेरे को जो है टॉर्चर करता है, तो इससे झगड़ा कर लो, इससे दोस्ती खत्म, कट्टम कट्टी। ऐसा खेलते थे ना बचपन में कि आज से जो है कट्टम कट्टी, अब हम तुम्हारे दोस्त नहीं, तुम हमारे दोस्त नहीं, आज से हम दोनों की दुश्मनी, देखते हैं कहां तक लेके चलेंगे। ठीक है, ओके। खैर, ये मजाक की बातें थी। तो ये कहता है कि जो आप अगर जब प्रोडक्ट में ज्यादा एनर्जी दे दोगे तो वो प्रोडक्ट क्या करेगा, बॉन्ड को तोड़ेगा, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स बने हैं उनके ही बॉन्ड को तोड़ देगा, और उनके ही बॉन्ड को तोड़ देगा तो वो स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि कोई भी रिएक्शन तभी होता है जब उसकी एनर्जी कम होती है, ताकि कि वो अपने आप को स्टेबल कर सके। ऐसा नहीं होता कि वो जो है अपनी अनस्टेबिलिटी को करने के लिए रिएक्शन करता है। आप लोग कोई भी काम करते हैं इसलिए करते हैं ताकि कि आपकी स्टेबिलिटी बन सके। आप लोग पढ़ रहे हो इसलिए पढ़ रहे हो ताकि कि आगे चल के आपकी स्टेबिलिटी क्या हो जाए, इंक्रीज हो But जाए। ऐसा तो कोई नहीं कर रहा ना कि भाई हम जो है पढ़ इसलिए रहे हैं ताकि कि हम जो है अनस्टेबिलिटी हो जाए, यानी कि जो है, हाँ, क्योंकि अनस्टेबल हो जाए, ऐसा तो कोई नहीं चाहेगा। सभी के सभी पढ़ इसलिए रहे हैं ताकि कि वो क्या कर सके, अपने आप को स्टेबल कर सके।
द प्रोडक्ट फॉर्म इन एंडोथर्मिक रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक कंपाउंड। जो उसके अंदर जो कंपाउंड बनेगा वो कैसा हो जाएगा, एंडोथर्मिक कंपाउंड हो जाएगा। इफ मोर हीट इज अब्सॉर्ब द प्रोडक्ट फ्रॉम द रिएक्शन विल बी लेस स्टेबल। मैंने बताया था कि क्या होता है, जितना ज्यादा एनर्जी होगा उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, आपकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, इसको ना इस प्रकार से भी लिखते हैं, मान लेते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि एनर्जी क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा। Absorb. ओके, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसने एब्सॉर्ब किया और सी और डी में बन गया, ये एनर्जी है। अच्छा, इसको एनर्जी को कैलोरी में लिए हैं, तो मैं यहाँ पे एक्स कैलोरी का मतलब है, हो सकता है 1 कैलोरी, 2 कैलोरी, 3 कैलोरी, मैनी कैलोरी। इस प्रकार से मैं इसी चीज को हमने a प्लस बी में दिया है, तो a प्लस बी एक्स कैलोरी लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, c प्लस डी बन जाएगा। क्लियर है? अच्छा, Yes, इसी चीज sir. को एक्स कैलोरी को इधर ले जाएंगे तो क्या माइनस में लिख सकते हैं, Yes, sir. a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी माइनस एक्स कैलोरी। ओके, अच्छा, इसी चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि भाई चेंज कितना आया, a प्लस बी से सी प्लस डी, और डेल्टा एच जो है वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है, इसीलिए इसको हम जो है इन प्रकार से जो क्या कर सकते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन को लिख सकते हैं। अब कोई भी तरीका दिया रहेगा, आप उन तरीकों का जो है क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि जब कहां कहां पे एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। एंडोथर्मिक का मतलब होता है जहां पे आपको एनर्जी क्या हो जाए, Absorb. वेरी गुड। ये सारे के सारे प्रोसेस कैसे हैं, Endothermic. एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, हीट इज अब्सॉर्ब या एनर्जी इज अब्सॉर्ब। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, हीट इज अब्सॉर्ब कर सकते हैं। ओके, ठीक है, ध्यान से सुनना। हम डिसोसिएशन रिएक्शन, डिसोसिएशन का मतलब होता है कि किसी चीज को तोड़ना। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हम तोड़ेंगे, वो ऐसा नहीं कि कोई आसानी से टूटना चाहता है। अगर मुझे आपकी दोस्ती, मान लो कि किसी दो बच्चे की दोस्ती, ए एंड जो है आरुषि एंड दीक्षा की दोस्ती बहुत गहरी है, जैसे मैंने कहा कि पर्वत से भी ऊंची है, समुद्र से भी गहरी है, और आसमान सी असीमित है, इस दोस्ती को कौन तोड़ेगा, कोई तोड़ पाएगा? No, sir. हाँ, अगर मुझे तोड़ना हाँ, होगा sir. तो मैं क्या करूंगा, ज्यादा एनर्जी एनर्जी दूंगा। अब मैं कहूंगा कि आरुषि तुम्हारे लिए ये दीक्षा ऐसी कहती है, फिर दीक्षा को कहूंगा, दीक्षा तुम्हारे लिए कहती है कि तुम जो है तुमसे मैं ज्यादा नंबर ले आऊं, तुमसे मैं ज्यादा पढ़ूं, लेकिन तुमको बताऊं नहीं। डिफरेंट डिफरेंट वे में एनर्जी हम क्या कर रहे होते हैं, दे रहे होते हैं। ठीक है, अब अगर जो देंगे तभी तो टूटेगा। जैसे कहते हैं Yes, ना कि sir. आप लोगों की अगर जो किसी की दोस्ती नहीं टूटती है तो हम लोग क्या करते हैं, बीच में जो है कुछ कुछ गरम मसाला डाल देते हैं, जिससे कि उनकी दोस्ती क्या हो जाती है, टूट जाती है। सिमिलरली यहाँ भी जितनी भी एनर्जी, जब आप किसी बॉन्ड को तोड़ते हो, डिसोसिएशन रिएक्शन का मतलब होता है बॉन्ड का ब्रेक करना। ठीक है, ओके, अगर जैसे ही हमने क्या करा कि बॉन्ड का ब्रेक कर दिए, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी देंगे तो रिएक्शन कैसा हो जाएगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा। फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब होता है कि किसी सॉलिड को आप किस में कन्वर्ट कर दो, लिक्विड में। Liquid. तो इस प्रोसेस को भी हम लोग क्या कह देते हैं, जो है आपने हीट दिया और इस प्रोसेस में भी हमें क्या हुआ, एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक। लिक्विड से गैस भी क्या हो जाता है, आपका एंडोथर्मिक हो जाता है। अगर मैं बात करूं कि सॉलिड से गैस, क्या इसमें भी एनर्जी देनी पड़ती है? हाँ, तभी तो वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, ओके। आप ये याद रखना कि फोटोसिंथेसिस इज द एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि सनलाइट से वो क्या करता है, हीट को अब्सॉर्ब करता है और अपना खाना बनाता है। इसीलिए फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है आपका,
एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, कहोगे सर ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है? हीट इज रिलीज। ओके, एक्सोथर्मिक का मतलब होता है, हीट रिलीज। वेरी गुड, हीट का क्या होना? रिलीज। ओके, हीट इज रिलीज। ओके, हीट का क्या हो जाना? रिलीज हो जाना। ओके, ये तो कहोगे ठीक है सर, मुझे समझ में आ गया। अगर हीट रिलीज होगा, ये मान लो कोई रिएक्शन है, आर से पी जा रहा है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि रिलीज कर रहे पहले एनर्जी ज्यादा होगी, तो एच आर की एनर्जी ज्यादा होगी किससे? एचपी से। एचपी। इसका मतलब है कि डेल्टा एच कैसा आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव आ जाएगा। ओके, वापस से चलते हैं अपने ग्राफ की ओर से, थोड़ा ज्यादा समझ में आ जाता है। यहां पे हमने एक साइड क्या ले लिया? इंथैल्पी। इस साइड हमने क्या ले लिया? इंथैल्पी। ओके, और इस साइड हमने क्या ले लिया? स्टेट ऑफ रिएक्शन, फेज ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ओके, इस प्रकार से हमने क्या करा, इसको जो है लिख लिया। अब ध्यान से देखना, हमने कहा कि रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है, तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी? कम। कम होगी। कम होगी। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से जाएगा और यहां पे चले जाएगा। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि यहां पे जो आपका चेंज आया, कुछ यहां से और कुछ यहां से, ये कितना आ गया? डेल्टा एच इक्वल टू निगेटिव। क्यों? क्योंकि डेल्टा एच इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं? एचपी माइनस एच आर, और एचपी की वैल्यू तो कम है, मैंने मान लिया ये कितनी है? 5 है, और ये कितनी है? 10 है। तो 5 माइनस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा? -5। -5। तो इसीलिए हमने क्या कहा कि भाई डेल्टा एच जो है यहाँ पे नेगेटिव। नेगेटिव है। अच्छा, मुझे बताना कि यहाँ पे प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा या रिएक्टेंट? प्रोडक्ट। वेरी गुड। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रोडक्ट। एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। अगर एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज। इंक्रीज होगी। इंक्रीज। वेरी गुड, स्टेबिलिटी क्या होगी आपकी? इंक्रीज होगी। अच्छा, अब यहाँ पे स्टेबिलिटी इंक्रीज है, तो मुझे बताइए कि प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा कि रिएक्टेंट? प्रोडक्ट। वेरी गुड। इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, in exothermic reaction, product is more stable than reactant because its energy is low। ठीक है, जिस कारण से हम लोग क्या कहेंगे कि यहां पे आपकी इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? आपकी कम हो जाएगी, तो जिस कारण से रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी एज कंपेरिजन टू प्रोडक्ट। बोलिए, यहां तक अगर ये क्लियर है तो मुझे बता दीजिए। यस सर। सर ओके, मैंने उल्टा लिख दिया। इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन द रिएक्टिव बिकॉज इट्स एनर्जी इज लो, या आप कह सकते हो प्रोडक्ट एनर्जी इज लो। ठीक है, ताकि कि आपको ज्यादा मोर स्पेसिफिक समझ में आ जाए। प्रोडक्ट्स एनर्जी
अब क्लियर है? Yes, sir. इट्स एनर्जी में आप सोच रहे हो किसकी, रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट की। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाता है, प्रोडक्ट्स की एनर्जी लो हो जाती है। अब यही बातें को जो है इन्होंने लिखा, भाई डेल्टा एच नेगेटिव होगा, एचपी माइनस होगा, तो यहाँ पे एच आर की वैल्यू ज्यादा होगी। मैंने लिखा है कि नहीं एच आर? हाँ ठीक है, ओके। फिर कहता है स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट से ज्यादा जो है स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगी, बिकॉज लेस हीट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड ऑफ रिएक्टेंट। अगर यहां पे क्या है कि रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, अगर जो रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है तो ये क्या करेगा, यहाँ पे बॉन्ड को तोड़ेगा, और जबकि प्रोडक्ट में क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो वही कहता है द प्रोडक्ट फॉर्म इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक कंपाउंड इफ मोर हीट इज रिलीज देन द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज मोर स्टेबल, रिएक्टेंट इज लेस स्टेबल। ये सारी बातें जो हमने क्या कर दिया, लिख दिया। ओके, बोले क्लियर है इतनी सी बात? Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, अब इसी चीज को हमने क्या कहा कि भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो, क्योंकि यहां पे मैं एक लिख देता हूं, ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी है। अगर ये रिलीज होगा तो इसका मतलब क्या होगा, यहां से आपका जो एनर्जी होगा यहां से माइनस होगा एक्स कैलोरी, और यहां पे क्या हो जाएगा, ऐड होगा। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, मैंने कहा हाँ, और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, कम है, तो आपने कम। प्रोडक्ट में तो ऐड कर दिया। हमने इसलिए ऐड किया ताकि कि दोनों बराबर हो सके। जो इसके सपोज करो 10 है, इसका मतलब है 8 प्लस 2, इसका सी प्लस डी की एनर्जी कम हो गई है 2 कैलोरी। तो ये 2 कैलोरी क्या कर रहे हैं, इसी प्रकार से जो हम लोग क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। अब इसको हमने इधर माइनस कर दिया तो भी बराबर हो जाएगा। अब चेंज के फॉर्म में लिखोगे तो भी क्या हो जाएगा, माइनस एक्स कैलोरी हो जाएगा। बोलिए इतनी सी बात क्लियर हो गई? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ये कहां कहां होते हैं आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, ओके। ये सारे के सारे क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, और एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट क्या करता है, Release. हीट Release. इज रिलीज। वेरी गुड। ये क्या होता है, हीट जो होता है वो रिलीज करता है, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। आप जितने भी कंबशन रिएक्शन कराते हैं, देखिए आपने क्या करा कि कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया, तो क्या बन गया, CO2 प्लस एनर्जी। तो ये जो एनर्जी है क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, Yes, कि sir. कार्बन की जलाने पे ही तो एनर्जी मिल रही है। तो जिस कारण से ये रिएक्शन कैसा हो जाता है, आपका एक्सोथर्मिक हो जाता है। Exothermic. अब हम बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन। आप सभी ने 10th में पढ़ा होगा कि एसिड को बेस के साथ रिएक्शन करा दीजिए तो क्या बन जाता है, Neutral. साल्ट प्लस वाटर, Water. यही पढ़ा होगा। ओके, Yes, sir. अगर हमने एसिड बेस को रिएक्शन करा दिया तो साल्ट प्लस वाटर बन गया। जैसे एक एग्जांपल ले लेते, हमने एसिड में HCl ले लिया, बेस में क्या ले लिया, NaOH, यहां से हमारा क्या बन गया, NaCl, और साथ में क्या बन गया, H2O। अब देखो ऐसे याद रखते हैं, अमिताभ बच्चन शोले पिक्चर में बहुत रोता है क्योंकि उसको मार के जो है खत्म कर दिया जाता है पिक्चर में, ठीक है। वैसे सबसे ज्यादा कौन रोता है शोले में, अमिताभ बच्चन रोता है या धर्मेंद्र रोता है? Sir, पता नहीं. हाँ, अच्छा अच्छा बताइए किसके लिए रोता है, धर्मेंद्र जो रोता है किसके लिए रोता है? आप लोगों ने पिक्चर देखा है शोले? No, sir. अच्छा कोई बात, आप लोगों ने बहुत पुरानी पिक्चर है, नहीं देखा होगा, बहुत ही सुपर डुपर हिट है। एक्चुअली बसंती के लिए रोता है, ठीक है, जिसमें नहीं कहता कि जो है ठाकुर के दोनों हाथ काट लिए जाते हैं। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, आप लोगों ने देखा होगा, शायद भूल चुके होंगे। तो वहां पे वैसे याद रखना कि अमिताभ बच्चन शोले पिक्चर में जो है आंसू बहाता है अपने दोस्त के लिए,
और दोस्त किसके लिए बचाता है? बसंती के लिए। भाग मतलब जो है क्या कहता है, भाग बसंती, ये इज्जत का सवाल है, उसका जो टांगा भागता है। ठीक है, खैर बड़ा फेमस डायलॉग है। ओके, तीसरा होता है रिस्पायरेशन। आप देखना कि आप जब सांस छोड़ रहे हैं तो देखिए वहां से क्या निकल रहा है, गर्म हवा निकल रहा है या ठंडा हवा निकल रहा है? गरम आप, हवा। हाँ, आप ऐसे गरम। ऐसे करके देख सकते हैं। इसका मतलब है कि एनर्जी रिलीज हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो हो रहा है। सर हो रहा हो है। रहा है। इसीलिए Yes, इसके sir. रिएक्शन को हम लोग क्या कह देते हैं, जो है ये कैसा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, तीसरा, जनरली कोई भी चीज का फॉर्मेशन होगा। फॉर्मेशन का मतलब होता है आप जैसे H2 ले लिए और O2 ले लिए और आपने क्या कर दिया, H2O बना दिया, ये फॉर्मेशन रिएक्शन है। ठीक है, Yes. अगर यस फॉर्मेशन सर। रिएक्शन है तो एनर्जी क्या होगी? कम होगी। मैंने बैलेंस नहीं किया, मैं बैलेंस कर देता हूं। 2 ऑक्सीजन है, 2 और यहाँ पे 2। 2 ठीक है, अब यहाँ पे जितने भी फॉर्मेशन रिएक्शन होते हैं जनरली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। अब कहोगे सर जनरली क्यों कह रहे हो? क्योंकि हम रिएक्शन तभी कराते हैं जब उसकी एनर्जी कम हो या वो ज्यादा स्टेबल हो। ऐसा नहीं कराते कि भाई कोई रिएक्शन करा दो अनस्टेबल बना दो। हम दोस्ती आपकी उसी के साथ कराएंगे या आप दोस्ती उसी के साथ करोगे जिसके साथ झगड़ा हो या जिसके साथ झगड़ा ना हो। झगड़ा ना हो। हाँ, वेरी गुड। अगर ऐसा तो जनरली कोई कोई जो है गलती से कर लेता है झगड़े वाले इंसान से भी, भाई मिस्टेक हो जाता है। तो इसीलिए जनरली हम लोग प्रयास क्या करते हैं, हम उनके साथ रिएक्शन करते हैं जिनके साथ आपकी स्टेबिलिटी बने, आपकी एनर्जी कम रहे, एकदम बिल्कुल जो है शांत रहो, चित रहो, आपके अनुसार से सारी बातें चले। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं कि ये सारे कुछ रिएक्शन है जहां पे आपकी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे? एक्सोथर्मिक। अच्छा, एक्सोथर्मिक में क्या हो जाता है? एक्सेप्शन ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शन। बहुत सारे ऐसे भी है जहां पे डेल्टा H क्या हो जाते हैं? पॉजिटिव हो जाते हैं, जैसे C+2 CH2। तो ये जो है आपका क्या है, एनर्जी एब्जॉर्ब करके यहाँ बनाता है और स्टेबल होता है। तो कुछ रिएक्शन के जो है एग्जाम्पल है, इसलिए इसको डेल्टा H क्या कर देते हैं? पॉजिटिव ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। बोलिए, क्लियर है? यस Yes, सर। sir. ओके, Sir. अब हम बात करते हैं सेकेंड Yes. टाइप जो होता है रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन वो होते हैं जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा सके एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा सके। इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कह देते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन कह देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो क्या करेगा कि एक साइड जाएगा, यानी कि वो या तो फॉरवर्ड जाएगा या तो बैकवर्ड जाएगा। जनरली हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात करते हैं। किसी रिएक्शन को रिएक्शन में रिएक्टेंट तभी रिएक्ट करता है जब वो क्या करेगा, कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। और फॉरवर्ड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा तो जिस कारण से वो रिएक्शन आपका क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। रिवर्सिबल रिएक्शन जब भी होगा वो क्लोज कंटेनर में होगा। इरिवर्सिबल जो रिएक्शन होगा वो आपका ओपन सिस्टम में होगा। अभी मैं समझाऊंगा एक एक करके फिर भी। और रिवर्सिबल में जो है ना कंप्लीट रिएक्शन नहीं हो पाता है। कंप्लीट का मतलब जितना रिएक्टेंट आपने डाला था सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं हो पाता, जबकि इरिवर्सिबल में मोस्ट ऑफ द पार्ट या मैक्सिमम जो है वो क्या कर जाता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाता है। अब एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अब हम बात करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू रिएक्टेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जिसके अंदर क्या हो कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाए एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाए, उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कह देते हैं? रिवर्सिबल। और इसी को हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं। मैं आपको पहले थोड़ा सा समझाता हूं कि क्या होता है इक्विलिब्रियम, फिर उसके बाद जो है आगे बात करेंगे। ठीक है, ध्यान सुनना। मेरे पास यहाँ पे एक जो है मैंने क्या ले लिया, ये इस प्रकार से जो है क्या ले लिया, इधर साइड से फोर्स लगाया। आप लोगों ने कभी टग वार देखा है? टग वार मतलब रस्सी खींचने वाला खेल होता है एक। ठीक है, ओके। अब ध्यान से सुनना,
कि यहाँ पे मैंने फोर्स जितना इधर से लग रहा है उतना इधर से लग रहा है, तो ये बिल्कुल क्या रहेगा, स्टैटिक रहेगा, यानी कि इक्विलिब्रियम रहेगा। इसको हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब आप लोग एक दीवार को दो साइड से दो बंदे धकेल रहे हैं, तो कैसा है, यानी कि दीवार हिलेगा क्या? नो नहीं, सर। उसको हम क्या कह देंगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कह देंगे। ओके, उसको हमने क्या नाम दे दिया, स्टैटिक इक्विलिब्रियम नाम दे दिया। ओके, अब हम बात करते हैं कि आपके सामने मैंने क्या करा कि एक बकेट ले लिया, मैं आपको इक्विलिब्रियम समझा रहा हूं। यहां पे हमने क्या करा कि जो है बकेट ले लिया। आप लोगों को पीछे बैक में कुछ आवाज आ रही है? नो सर। नो सर। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। नो सर। नो सर। ओके, यहाँ पे हमने क्या रखा है, वाटर रखा है। कोई कहना नहीं कि सर ये खून रख दियो और कह रहे हो वाटर, समझ लीजिए। और यहां से हमने टैप जो है खोल दिया। यहाँ पे जो है टैप रख दिया, और इस टैप से जो है ये वाटर ड्रॉप गिर रहा है, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक होल कर दिया। जितना इधर साइड से आ रहा है उतना ही इधर साइड से क्या हो रहा है, वाटर इन कर, निकल रहा है। हाँ, ये क्या कर रहा है, वाटर इन कर रहा है। निकल रहा है। इधर साइड से क्या कर रहा है, वाटर इन कर रहा है, और इधर साइड से क्या हो रहा है, वाटर आउट हो रहा है। ठीक है, ओके, अगर ये जो टैप आपने खोला, वाटर टैप है ये क्या है, वाटर टैप। ठीक है, अगर ये वाटर टैप क्या चाह रहा है कि इस जो भी ग्लास है या जो भी कंटेनर है इसको जल्दी से फिल कर दे, लेकिन ये वाटर आउटलेट क्या चाहता है कि जल्दी से हम खाली कर दे। दोनों अपना काम कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो वाटर टैप चाह रहा है कि हम फिल यस कर सर। दें, और वाटर आउटलेट क्या चाह रहा है, तो ये चाह रहा है कि आपका जो है खाली कर दें। दोनों यहाँ पे वर्क कर रहा है, जितना आ रहा है उतना ही जा रहा है। इस केस को हम लोग क्या कह देते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये कैसा है, डायनेमिक। डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसका मतलब है कि एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहता है, दूसरा बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहता है, लेकिन दोनों जो है क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि जितना फॉरवर्ड जा रहा है उतना बैकवर्ड जा रहा है। दोनों अपनी अपनी तरफ से चाह रहा है कि रिएक्शन को पूरा कर सके, इसीलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम कह देते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हमने क्या करा कि इन सभी को जो है बात किया। वही कहते हैं कि प्रोसेस फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होगा कि जितना फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा उतना ही क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तभी तो रिवर्सिबल है। क्या इरिवर्सिबल में जितना फॉरवर्ड जाएगा उतना बैकवर्ड आएगा क्या? नहीं। नो सर। नो सर। इसीलिए इसको हम लोग क्या हाँ, कहते हैं, सर। इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब होता है वो किसी पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, इरिवर्सिबल कह देते हैं। ओके, जनरली पॉसिबल इन क्लोज कंटेनर। ये मैंने बता दिया कि जो है, अब कहोगे सर क्लोज कंटेनर में क्यों होता है, मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि मैंने क्या करा कि कोई रिएक्शन कराया और उसके अंदर गैस बन गया, ठीक है, या गैस जो है क्या हो गया, निकल गया। अगर जो निकल जाएगा तो क्या वो इक्विलिब्रियम कंडीशन रह पाएगा? नहीं। अब कोई कहेगा कि सर नो मैं तो सर। ढूंढ के लाऊंगा हवा में से जो है ऑक्सीजन को, ये रहा ऑक्सीजन पकड़ के वापस ले आया, ये रहा हाइड्रोजन पकड़ के ऐसा वापस ले आया, ऐसा होगा क्या? नो सर। पहली बात तो आपको नो सर। दिखेगा ही नहीं गैस, गैस दिखता है क्या? नो सर। तो फिर हम कैसे ढूंढेंगे? ये हमारी इन आंखों से तो नहीं दिखता, तो हम ढूंढेंगे कहाँ? कहाँ पता? अगर ये पता रहता
ये ऑक्सीजन है, इसको लो सांस के रूप में, ये रहा हाइड्रोजन, इसको भगा दो, ये रहा कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको हटा दो, ये रहा सल्फर डाइऑक्साइड, इसको हटा दो, तो कितना आसान होता। लेकिन ऐसा नहीं होता, तब तो कोरोना वाला समय में, अरे भाई ये कोरोना वाला हवा है, हटाओ इसको, ये शुद्ध हवा है, इसको लो। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते थे, यहाँ पे ये सारी बातें जो है लिख सकते थे। खैर ऐसा होता नहीं है, इसीलिए ये सारे के सारे रिएक्शन कहाँ पे होते हैं, क्लोज कंटेनर में होते हैं, जबकि आपका ये जो रिएक्शन होता है कहाँ होता है, ओपन कंटेनर में होता है। ये इक्विलिब्रियम अटेंड करते हैं, जबकि ये इक्विलिब्रियम को क्या करते हैं, अटेंड नहीं कर पाते हैं। ये जो है क्या होता है, कंप्लीटली रिएक्ट नहीं करते, जितना आप रिएक्शन से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा उतना ही बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इस कारण से ये रिएक्शन क्या हो जाते हैं, रिवर्सिबल हो जाते हैं। जबकि इरिवर्सिबल क्या होता है कि पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं, इरिवर्सिबल। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अगर मैं बात करूं इक्विलिब्रियम की, तो इक्विलिब्रियम में दो टाइप के होते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप्स। टू टाइप्स के। एक होता है, टू टाइप। हाँ वेरी गुड, एक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम। दूसरा होता है आपका आयनिक इक्विलिब्रियम। यही दो टाइप के आपको पढ़ना भी है, ठीक है, यही दो टाइप के इक्विलिब्रियम को क्या करना है, हमें पढ़ना है। ठीक है, वही कहता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन इज ऑलवेज एज अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्विलिब्रियम वो कहेंगे जब कोई रिएक्शन के दौरान आपको इक्विलिब्रियम मिल रहा है, वो भी केमिकल रिएक्शन के दौरान, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम कह देते हैं। वही कहता है द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन इज दैट इट ऑलवेज अटेन अ स्टेट केमिकल इक्विलिब्रियम। उसको ये जनरली कहां पे होगा, जो भी इक्विलिब्रियम वाले केस होंगे वो याद रखना कि क्लोज वेसल में होते हैं, कभी भी जो है ओपन वेसल में नहीं होते हैं। जैसे हमने क्या करा कि यहाँ पे आपके लिए N2 प्लस H2, वो भी 3H2, और इसको जो हमने क्या कर दिया 2NH3 के साथ रिएक्शन करा दिया। ठीक है, ओके, जितना ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है उतना ही बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अच्छा, शुरू में ध्यान दीजिएगा कि इक्विलिब्रियम जब शुरू में होगा तो बहुत सारे मोल होंगे N2 एंड H2 के। ध्यान सुनना, मैंने क्या कहा कि जब आपके पास शुरू में, जब शुरू में जब आप रिएक्शन कराओगे इनिशियल में, तो बहुत सारे मोल किसके होंगे, N2 के। बहुत सारे मोल किसके होंगे, H2 के। अगर जब बहुत सारे N2 एंड H2 के मोल होंगे तो कहां जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन आफ्टर सम टाइम्स जब यहां पे जो है प्रोडक्ट का जो है मोल बढ़ जाएगा, तो ये किधर की ओर जाना चाहेगा, कुछ मोल को वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन ये किसकी तरफ फेंकेगा, इस तरफ से। तो इसीलिए इसको हमने क्या कहा कि भाई ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जो है क्या होगा, रिएक्शन जाएगा। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, RF को रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, एंड रेट ऑफ जो है B क्या कहते हैं, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके, वही कहता है इनिशियली रिएक्शन बिगिंस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, बट एज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज रिएक्शन आल्सो बीइंग अकर्स बैकवर्ड डायरेक्शन। शुरू में तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन जब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा तो कहां जाना शुरू करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। एट सर्टेन स्टेज rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward direction is known as equilibrium state। और जब बराबर हो जाएगा, जितना रेट ऑफ फॉरवर्ड जा रहा है उतना ही रेट ऑफ बैकवर्ड आ रहा है, तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या कह देते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट कह देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कह देंगे, इक्विलिब्रियम जो है स्टेट आ जाएगा। जैसे आप यहां पे देख सकते हैं कि मेरे पास यहां पे क्या है कि इस साइड मैंने रेट लिखा और इस साइड मैंने क्या लिख दिया, मुझे बताना कि शुरू में रिएक्शन किधर की ओर जाएगा। जैसे मैंने यहां पे रिएक्शन कराया N2 प्लस
3H2 और यहां से आपका क्या बन गया NH3। मान लिया कि जो है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन शुरू के समय ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो इसका मोल क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी कि रेट क्या होगा, बहुत तेजी से धीरे धीरे घटेगा। थोड़ा सा अच्छा सा ग्राफ बनाते हैं। लेकिन शुरू में रिएक्टेंट प्रोडक्ट तो जीरो होगा, यहाँ पे हमने कहा भाई इसका रेट क्या हो जाएगा, बिल्कुल जीरो। लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बढ़ेगा वैसे वैसे ये भी बढ़ेगा, और जब ये बढ़ेगा तो रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ते चले जाएगा। और एक पॉइंट आएगा जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड हो जाएगा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि इसी चीज को हम लोग क्या लिखेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड, और इसी चीज को हम लोग क्या लिखेंगे, रेट ऑफ बैकवर्ड। तो यहाँ पे आर एफ इक्वल टू आर बी आ जाएगा, और इस पॉइंट को हम लोग क्या कह देते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट कह देते हैं, या इक्विलिब्रियम टाइम कह देंगे। ओके, इसको हम लोग क्या कह देंगे, इक्विलिब्रियम। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कह देते हैं, इक्विलिब्रियम टाइम या इक्विलिब्रियम पॉइंट कह देते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ये तो समझ में आ गया कि सर जितना अगर प्रोडक्ट बन रहा होगा उतना ही रिएक्टेंट वापस बन रहा होगा, तो जिस पॉइंट पे बन रहा होगा उस पॉइंट को हम लोग क्या कह देंगे, इक्विलिब्रियम। और फिर ये जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जो है क्या होगा, कंटिन्यूअस होते चले जाएगा, और इसी को हम लोग क्या देते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट कह देते हैं। ठीक है, ओके। द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डज नॉट चेंज विथ टाइम। कहता है कि आप जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो उनके जो कंसंट्रेशन है वो उतना ज्यादा डिपेंड नहीं करेगा कि भाई शुरू में क्या था बाद में क्या था। जब इक्विलिब्रियम आ गया तो उसका जो है क्या करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नहीं डिपेंड करेगा, प्रेशर भी डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि अब वहां पे क्या आ गया, इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गया। तो इन सब चीजों पे ये सारी चीजें जो है क्या करते हैं, डिपेंड नहीं करता है। जितना फॉरवर्ड जाएगा उतना ही क्या हो जाएगा, आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। फिर से वापस मैं इसका बना देता हूं आपके सामने, मैंने जैसे बनाया, क्योंकि यहाँ पे मैं दो ग्राफ बनाऊंगा, तो ये जो है मैंने आपके लिए जो है बना दिया। ये इक्विलिब्रियम आ गया, तो यहाँ पे आर एफ हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर बी हो जाएगा, और यहाँ पे ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, ये कैसा हो गया, इक्विलिब्रियम स्टेट, ये स्टेट। अब इस पॉइंट पे जितना फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगा उतना ही क्या जाएगा, आपका बैकवर्ड जाएगा। तो इसीलिए इस पॉइंट को हम लोग क्या कह देते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट कह देते हैं। सेकंड, जब आपके पास ये वाला किसका ग्राफ था, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम। जब आपके पास कंसंट्रेशन हो, जैसे यहाँ पे देखिए हमने कौन सा रिएक्शन लिया कि आप अमोनिया का बना रहे हो, N2 प्लस H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, NH3। ठीक है, और ये 3 और ये क्या हो जाएगा 2। अब जैसे ही यहाँ पे ये बनेगा, ध्यान से देखना, तो ये जो है क्या होगा कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन इनिशियल में इसका मोल क्या होगा, ज्यादा होगा। तो देखिए धीरे धीरे रिएक्टेंट का मोल घटेगा या कंसंट्रेशन घटेगा, लेकिन प्रोडक्ट का जीरो से धीरे 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 क्या होगा, बढ़ते चले जाएगा। और जब एक पॉइंट आएगा जहां पे क्या हो जाएगा, H2NH3 बराबर हो जाएगा, या N2NH3 बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जितना इधर बन रहा है उतना वापस आ जा रहा है, और इसी पॉइंट को हम लोग क्या कह देते हैं, इक्विलिब्रियम हो जाता है। कब, जब आपका कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया रहे। ओके, अब मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछता हूं, विच वन ऑफ द करेक्ट ग्राफ फॉर रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम। बताइए कौन सा जो है ग्राफ है जो है सही है। ऑप्शन 1। वेरी गुड, यहाँ पे मैं ए, ऑप्शन 1, बी, ऑप्शन ए। वेरी गुड, क्योंकि सर यहाँ पे क्या हो जाता है, हाँ अच्छा मैं पूछूं क्या यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं आ रहा है, यहाँ आ रहा है, लेकिन सिर्फ एक ही पॉइंट पे क्या आ रहा है, इक्विलिब्रियम आ रहा है। जबकि हमने क्या कहा कि एक पॉइंट पे आने के बाद फिर हमेशा के लिए क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है। क्योंकि सर यहाँ भी तो इक्विलिब्रियम आ रहा है, हाँ यहाँ भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि पर्टिकुलरली जितना रेट मतलब जो है रेट ऑफ फॉर्मेशन हो रहा है उतना रेट ऑफ रिएक्शन नहीं हो रहा। अगर होता तो दोनों क्या हो जाता, कंबाइन हो जाता है,
इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। ओके, बी। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्ट फॉर कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, कौन सा ग्राफ होगा? ओके, ए और सी जो है दोनों सेम ही बन गया, मेरे को अलग अलग बनाना था। खैर, यहाँ तो ये तो पता लग गया होगा कि ए एंड बी सेम है, तो ये तो एंड बी होगा। अब देखो थर्ड वाला, हमने कहा इक्विलिब्रियम का मतलब है जब कंसंट्रेशन है कि जितना कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का होगा उतना ही कंसंट्रेशन वापस इधर बन रहा हो और इधर फॉरवर्ड बन रहा हो, तो उसको कहेंगे। देखिए यहाँ पॉइंट आने के बाद जितना रिएक्टेंट का होगा उतना ही जो है प्रोडक्ट का होगा। अगर मैं कहूं कि ये सारा रेट ऑफ फॉरवर्ड है और रेट ऑफ बैकवर्ड है, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, रेट ऑफ बैकवर्ड है, और ये भी रेट ऑफ फॉरवर्ड, तो यहां से ये भी तो इक्विलिब्रियम सही पॉइंट है, जिस कारण से इसका क्या हो जाएगा, तीनों जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम कैसे निकाला जाता है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, मेरे पास मैंने क्या माना कि ए प्लस बी इक्वल टू सी और डी मान लिया। ओके, अगर मैं रेट ऑफ फॉरवर्ड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखूं तो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। जितना ज्यादा ए का कंसंट्रेशन होगा उतना तेजी से रेट होगा। सिमिलरली अगर मैं कहूं कि रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो कहोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी प्लस डी हो जाएगा। बोले होगा कि नहीं? यस सर। अगर Yes, इतना हो sir. गया, Yes, sir. अगर मैं इसकी कांस्टेंट को हटाऊं तो क्या लिख सकता हूं कि के एफ और ए इंटू बी। के एफ क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ, फॉरवर्ड डायरेक्शन। हाँ, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, और ये क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। आरबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बी एंड Rate सी। हाँ, तो रेट कांस्टेंट ऑफ क्या हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके, backward अच्छा, जब direction. ये इक्विलिब्रियम होगा, एट इक्विलिब्रियम, तो क्या हो जाएगा, आर एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर बी हो जाएगा। ठीक है, यस सर। अगर आर एफ इक्वल टू आर बी हो गया तो आर एफ की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, के एफ इंटू ए एंड क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बी इंटू क्या हो जाएगा, सी प्लस डी। ओके, अच्छा, के एफ बाई के बी क्या लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, ओके, अगर हमने लिखा तो के एफ बाई के ई को ही हम लोग क्या लिखते हैं, के इक्विलिब्रियम। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी एंड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, ओके, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि आप देखो तो जो प्रोडक्ट होगा उसको ऊपर में लिख देंगे एंड जो रिएक्टेंट होगा उसको हम लोग क्या लिख देंगे, नीचे लिख देंगे। तो के इक्विलिब्रियम क्या लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ओके, आज की क्लास यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में ये क्या हो रहा है,